हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं 8 चैप्टर का। आपने बहुत सारा ऑलमोस्ट सारा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने इसका लास्ट चैप्टर रीडिंग करनी है, उसको समझाना है और उसके बाद नेक्स्ट आपको जब कराएंगे टर्न पर, तब हम उसकी एक्सरसाइज कराएंगे और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था मेडिसिनल प्लांट आर नॉट अलाउड। उसके बाद जो पहेली है वो कहती है आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। मतलब जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं वही जो है वो क्या इंडेंजर्ड हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो माधव जी बताते हैं टेल्स दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ द बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। यानी कि जो बड़े जानवर हैं उनके कंपेयर में बच्चों जो छोटे जानवर हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है। एट टाइम्स वी किल स्नैक्स। हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, स्नैक्स को सांप को मार रहे हैं। फ्रॉग है यानी मेंढक, लिजर्ड्स यानी कि जो छिपकलियाँ हैं, बैट्स आपकी चमगादड़ हैं, और जो आउल मतलब जो उल्लू हैं, रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग दैट इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। मतलब हमको उनका इम्पोर्टेंस पता नहीं है, हम उनको किल करे जा रहे हैं, फ्रॉग को, लिजर्ड को, बैट्स को यानी कि चमगादड़ वगैरह को। तो क्या करना है, बाई किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। मतलब हम ऐसा नहीं है उनको मारकर हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है, हम अपने आप को ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉलर इन साइज। वो क्या है, साइज़ में छोटे ज़रूर हैं, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। उनका जो इकोसिस्टम में रोल है, उनकी जो भूमिका है वो इग्नोर नहीं की जा सकती। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द फूड चेन एंड द फूड वेव अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7। तो क्लास 7 में आपने फूड चेन और फूड वेव के बारे में पढ़ा होगा कि जिसमें इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे के सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा। तो इकोसिस्टम जो है वो क्या है, सभी प्लांट्स, जितने जानवर हैं, जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। साथ में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे क्लाइमेट है, जलवायु, वहाँ की मिट्टी, रिवर, डेल्टा, जो नदियाँ हैं, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो वो सब जो है मिलकर इकोसिस्टम बनाता है। अगर कोई भी चीज़ इसमें से कम होती है, ज़्यादा होती है, तो बच्चों क्या होता है, क्लाइमेट पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आई वंडर इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्पीशीज़। अब ये कह रहे हैं, जो बूझो है वो बड़ा कन्फ्यूज़ है। वो क्या कह रहा है कि मैं हैरत में हूँ कि कोई मतलब अभी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं क्या उनका कोई रिकॉर्ड है। तो रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक है बच्चों, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी बुक तैयार की गई जिसमें जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ना, उन सबको क्या रखा जा रहा है, उनको रखा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद जो है एक्सप्लेन करते हैं रेड डाटा बुक के बारे में टू द चिल्ड्रन। बच्चों से ही वे बताते हैं उनको कि जो रेड डाटा बुक है ना, वो इज़ अ सोर्स ऑफ बुक। एक ऐसी बुक है, एक ऐसी बुक विच कीव, जो रखती है एक रिकॉर्ड ऑफ द ऑल डेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट। जितने भी इंडेंजर्ड मतलब जो ख़तरे में जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, उन सबका एक रिकॉर्ड रखती है। और रेड डाटा बुक इज़ अ मेंटेन, वो मेंटेन कौन करता है उसको मेंटेन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो इंटरनेशनली इंटरनेशनली मतलब है यानी कि पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी स्पीशीज़ की जो डेंजर में है, इंडेंजर्ड है, उनको मेंटेन करके रखती है। इंडिया में भी ऑल्सो मेंटेन, इंडिया भी अपनी एक रेड डाटा बुक, अपने जो भी इंडिया में प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी पाए जाते हैं इंडिया में, उनको मेंटेन करने के लिए भी इंडिया अपनी एक रेड डाटा बुक रखती है। ठीक है बच्चों, अब आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, रेड डाटा बुक समझ में आ गया ना बच्चों। तो ऐसी तरीके से माइग्रेशन करेंगे। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन बच्चों स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं माइग्रेशन को। अब हम इसमें बताएंगे कि माइग्रेशन इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम। तो द एक्सकर्जन पार्टी देन एंटर डीपर, यानी कि जो एक्सकर्जन पार्टी मतलब सैर करने के बाद देन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस। तो माधव जी के गाइडेंस में जितने भी बच्चे थे वो सारे क्या करते हैं, फॉरेस्ट में और अंदर चले जाते हैं। दे सिट नियर द व्यू, बैठ जाते हैं। कहाँ पर बैठते हैं, रिजर्वॉयर टू तावा रिजर्वॉयर, मतलब तावा एक रिजर्वॉयर है, टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, वहाँ पे आराम करने के लिए कुछ टाइम के लिए बैठ जाते हैं। तो पहेली जो है वो पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। तो अब पहेली जो है वो ऑब्जर्व करती है कुछ चिड़ियों को जो रिवर, नदियों के पास जो बैठी हुई होती है ना चिड़ियाँ, उनको देखती है। माधव जी उनको बच्चों को बताते हैं कि जो ये जो है बच्चों माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स आर फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द, ये जो यहाँ पर आए हैं दुनिया के दूसरे पार्ट से यहाँ पर आ गए हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो माइग्रेटरी और बर्ड जो होते हैं, जो
माइग्रेटरी पक्षी जो होते हैं वो बच्चों एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर जाते हैं, हर साल जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसी पर वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जहाँ वो रह रहे होते हैं ना वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो चेंज हो चुका होता है, वो उनके रहने के लिए जो होता है वो अडेप्टेड नहीं होता है। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनके जो वो क्या रखते हैं, लेइंग अपने अंडों को रखते हैं। एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, मतलब जो जहाँ वो रह रहे होते हैं बच्चों वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, वेदर इतना ज़्यादा इनहॉस्पिटल मतलब बिल्कुल रहने वाले योग्य नहीं होता। इसलिए बच्चों वो अपनी जगह छोड़कर दूसरे जहाँ पे वो रख सकते हैं अपने एग वहाँ पर वो चले जाते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड, और जो बर्ड्स हैं वो कवर करती हैं, एक लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं, रीच दूसरे लैंड पर पहुँचती हैं, इनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं बच्चों। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या बोलेंगे? वो बर्ड्स जो अपने बहुत लंबे डिस्टेंस कवर करती हैं और दूसरी जगह जाती हैं, उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। अच्छा बच्चों आगे पढ़ते हैं रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। इससे पढ़ने से पहले हमने आपको एक और कुछ पढ़ाना है, ये पढ़ाना है हमने What would happen if we had no woods? क्या होगा अगर हमारे पास लकड़ी ना हो? इज़ देयर एनी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड, मतलब क्या और ऐसा कुछ है जिससे हमें वुड मिल सकती है? आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो मैं जानती हूँ कि जो पहली कह रही है कि पेपर एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, यानी पेपर समझ रहे हैं ना, ये जिस पर हम लिखते हैं है ना, वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमें किससे मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। आई वॉन्डर वेदर देयर आर एनी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर पेपर। मैं बहुत हैरत में हूँ कि यहाँ पे कोई भी पेपर के लिए और कोई भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है ना, मतलब है या नहीं है वो पूछ रही है ना। तो इस तरीके से जो प्रोफेसर हैं उनके वो आपको इसका आंसर देंगे। तो चलिए चलते हैं इनकी तरफ कि क्या कहने वाले हैं इनके जो प्रोफेसर हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की रिसाइकलिंग के दौरान प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन ऑफ चिल्ड्रंस। तो प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं? बच्चों का ध्यान खींचते हैं और डिफॉरेस्टेशन के दूसरे कारणों को ध्यान में रखते हुए उनका ध्यान खींचते हैं। कहते हैं ही टेल्स देम, वो बताते हैं उनको कि इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। अगर हमें 1 टन पेपर तैयार करने ना बच्चों तो हमें 17 पूरे के पूरे 17 फुल ग्रोथ मतलब पूरे बड़े बड़े ट्रीज़ लेने हैं, उनसे हमें 1 टन पेपर मिल पाएगा बना हुआ। इसीलिए वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमको पेपर सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकिल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। तो पेपर अहमद बताते हैं बच्चों को कि पेपर को बच्चों हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब 5 से 7 बार यूज़ कर सकते हैं हम उस पेपर को। If each student save at least 1 sheets of paper in a day, we can save many trees in a year। तो अगर एक स्टूडेंट भी 1 शीट पेपर बनाता है एक दिन में तो वो 1 साल में बहुत सारी ट्रीज़ को सेव कर सकता है। वी शुड सेव, हमें सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए और पेपर को जो यूज्ड पेपर है उसको रीयूज़ करें और उसको रिसाइकिल यानी दोबारा से बनाएं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज, इस तरीके से हम न केवल पेड़ों को सेव करते हैं बल्कि ऑल्सो सेव एनर्जी को एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि पेपर बनाने के दौरान हमें बच्चों एनर्जी भी चाहिए होती है, वाटर भी चाहिए होता है, तो उसकी भी सेविंग होगी। मोreover द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन द पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। और इसके साथ साथ क्या होगा बच्चों, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं ना जो हम पेपर में बनाते हैं यूज़ करने में, वो भी क्या हो जाएंगे, उनकी भी कमी हो जाएगी, उनको भी हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो जो क्या कन्फ्यूज हैं, इज़ देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है जिससे हम डिफॉरेस्टेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है जो डिफॉरेस्टेशन हो ही ना, यानी कि पेड़ों को काटा ही ना जाए या पेड़ कट जाएँ तो फिर क्या हो ऐसा। तो फिर ये उन्होंने प्रोफेसर अहमद है, उनका आंसर क्या होता है बच्चों, बूझे जब पूछते हैं तो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू द डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन का आंसर है वो है रिफॉरेस्टेशन। मतलब दोबारा, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का दोबारा अपने आप से आना। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जो नए प्लांट हैं ना जो डिस्ट्रॉय हैं, मतलब जो भी डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट हैं उनकी जगह हम क्या लगा दें, नए ट्रीज़ की प्लांटिंग हो जाए, है ना, तो वो रिफॉरेस्टेशन होगा। प्लांटेड ट्री शुड जनरली ऑफ द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट, यानी कि उस फॉरेस्ट में जो वहाँ पर पाई जाती हैं प्लांट की स्पीशीज़ बच्चों, वही प्लांट जो हैं हम उनको उसी स्पीशीज़ को प्लांटेड करें, उन प्लांट्स को। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमें कम से कम उतने प्लांट तो लगाने ही चाहिए जितने हम काट लेते हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन एक्चुअल में अब नेचुरली भी कुदरती हो जाता है। इफ़ द
डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट इज़ री एस्टेब्लिश इटसेल्फ। अगर हम जो भी हमने जहाँ पे डिफॉरेस्टेड किया है ना, जहाँ पे हमने पेड़ काटे हैं, वहाँ हम अगर कुछ भी ना करें तो अब वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो खुद ब खुद आ जाते हैं बच्चों। इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि नेचुरल डिफॉरेस्टेशन में, कुदरती जो डिफॉरेस्टेशन होता है, प्लांट अपने आप से आते हैं, वहाँ पर इंसानों की कोई भी उनके इंसानों के रोल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि हम जो है पहले से ही जो हमारे फॉरेस्ट को डैमेज के ट्रिमेंडस तरीके जान चुके हैं। इफ़ वी हैव टू रिटेन आर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। तो अगर हमें दोबारा से अपनी जनरेशन के लिए, नई जनरेशन के लिए अपने जो प्लांट हैं उनको, उनकी ग्रीन वेल्थ को दोबारा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं लगाने हैं, यही एक ऑप्शन बचता है। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो इंडिया है, वी हैव द फॉरेस्ट, तो इंडिया में क्या रखता है, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रखता है बच्चों। इस एक्ट में क्या है, दिस एक्ट इज़ एम्ड एज द प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड द मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो इसका जो उद्देश्य है बच्चों वो ये है कि जो जंगल हैं उनके आसपास या जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनका पता करना, और जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन को, उनको प्रिजर्व करना इस एक्ट का उद्देश्य है। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। तो कुछ आराम करने के बाद जो माधव जी बच्चों से कहते हैं कि अब मतलब जो सूरज छुप गया है उसके बाद जंगल में यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑन गेटिंग बैक वो बैक होते हैं, और प्रोफेसर अहमद और जो बच्चे हैं थैंक माधव जी को थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि फॉर गाइडिंग, उनको अच्छे से गाइड किया उन्होंने थ्रू हिज एक्साइटिंग, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस था उनसे, उसके थ्रू उन्होंने बच्चों को और माधव जो प्रोफेसर अहमद हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड किया। तो होपफुली बच्चों ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और कुछ भी पॉइंट्स हैं बच्चों जो मैं नीचे आपको से शेयर करने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको पता भी होना चाहिए उस पॉइंट्स के बारे में। डिड यू नो करके हैं बच्चों, मैं इसमें पूरा नहीं पढ़ाने वाली हूँ, आपको शॉर्ट में बताते हैं कि जो इंडिया है वो हमारी जो पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड टाइगर्स है ना, वाइल्ड टाइगर्स, उसमें इंडिया में हाफ से भी ज़्यादा टाइगर प्रेजेंट हैं, और 65% एशियन एलिफेंट्स, 85% जो एक सींग का जो गैंडा होता है ना, जो रिनोसर्स, और 100% जो एशियन लॉयंस हैं वो इंडिया में प्रेजेंट हैं। ये इंडिया की खासियत है। और इंडिया में जो पूरी दुनिया में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी हैं, जिसमें से हमारा इंडिया जो है वो 6 नंबर पर आता है। और जो वर्ल्ड के 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनमें से 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे यहाँ पर हैं, और वो दोनों के नाम क्या हैं, ईस्टर्न हिमालय एंड द वेस्टर्न घाट्स। और ये एरिया बहुत ज़्यादा, इसमें एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब सभी तरीके की स्पीशीज़ मिलेंगी, प्लांट की भी और एनिमल्स की भी। इनमें से जो सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात यह है कि लगातार इनके हैबिटाट जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। इंडिया में लगभग जो है बच्चों 172 स्पीशीज़ जो है वो क्या हो रही हैं, ग्लोबली थ्रेटन्ड है, मतलब उनको ख़तरा है। और जो पूरी दुनिया की स्पीशीज़ में से लगभग 2.9% है, यानी 172 जो है ना 2.9% बच्चों माना जाएगा। और जो ईस्टर्न हिमालय है, मैंने बताया 2 तरीके के आपके हॉटस्पॉट हैं, एक तो ईस्टर्न हिमालय, उसमें लगभग 163 जो है वो ख़तरे में स्पीशीज़ हैं आज भी, प्लांट की और एनिमल्स की, दोनों की। तो इस तरीके से बच्चों हमारे जो इंडिया की जो इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन है उसमें से एशियन रेयरेस्ट एनिमल्स, जैसे मान लो बंगाल की जो फॉक्स लोमड़ी है, मार्बल्ड कैट संगमरमरी जो बिल्ली है, एशियाटिक लॉयन, एलियन एलिफेंट्स, एशियाटिक वाइल्ड एस गधा जो है, इंडियन रिनोसर्स गॉड है, वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो, यानी कि इतनी सारी स्पीशीज़ जो हैं बच्चों वो डेंजर्ड में हैं, बहुत रेयरेस्ट एनिमल बचे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आई होगी वीडियो। तो बच्चों आपने क्या करना है, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लाजमी है कि आपको इन सब के बारे में पता हो बच्चों। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आई हो बच्चों तो आप लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा। थैंक यू।